दुनिया का एक ऐसा रास्ता जहां से सिर्फ 6% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है, लेकिन जिसके कंट्रोल पे दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। यहाँ पे हर जहाज को क्रॉस करने के लिए एवरेज $6,50,000 देने पड़ते हैं और बड़े कंटेनर शिप के लिए ये बिल $2 मिलियन तक पहुंच जाता है। अब इसी रास्ते के लिए ट्रम्प कह रहे हैं हम इसे वापस लेंगे। चाइना कह रहा है ये हमारा हक है और बीच में खड़ा है एक छोटा सा देश पनामा, जो इन दोनों जायंट्स के बीच में पिस रहा है। पिछले 18 महीनों में क्या हुआ? एक $23 बिलियन का एक डील जो बना फिर टूट गया। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने पूरी गेम यहाँ पे पलट दी, और फिर 136 जहाज जिन्हें चाइना ने पनिशमेंट के रूप में बंद कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ पनामा की कहानी नहीं है, ये वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है जहां ट्रेड रूट्स ही हथियार बन गए हैं और इस जंग का असर घूम फिर कर भारत तक पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये पनामा कैनाल है क्या और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक 82 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल वाटरवे है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। 1914 में जब पहला जहाज इससे गुजरा था, तब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने लिखा था कि सदियों का सपना सच हो गया। यूएस ने ही ये कैनाल बनाया था और 1999 तक इसका कंट्रोल अपने पास रखा। फिर ट्रीटी के तहत कैनाल पूरी तरह पनामा को दे दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है आज की कहानी, क्योंकि जैसे जैसे साल बीते, चाइनीज कंपनी जैसे हांगकांग बेस्ड सीके हचिंसन ने कैनाल के दोनों किनारों पे दो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑपरेट करना शुरू कर दिया। बल्बोआ पोर्ट पैसिफिक साइड पे और क्रिस्टोबल पोर्ट अटलांटिक साइड पर। यानी टेक्निकली कैनाल यहाँ पे पनामा का था, लेकिन जो दो गेट्स हैं उनके दोनों तरफ उन्हें एक चाइनीज लिंक्ड कंपनी चला रही थी और ये उस वक्त इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन फिर जनवरी 2025 में एक नया यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस में आता है और सब कुछ बदल जाता है। बट यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, भारत का इससे क्या लेना देना? दोस्तों, सीधे तौर पर पनामा कैनाल से भारत का ट्रेड उतना नहीं गुजरता जितना यूएस या चाइना का। लेकिन ये कहानी भारत के लिए एक केस स्टडी की तरह जरूर है, क्योंकि इंडिया खुद भी ऐसे कुछ चोक पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां से हमारा क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा हिस्सा आता है, या स्टेट ऑफ मलाक्का जहां से हमारा ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड गुजरता है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने थिंक टैंक इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ने इस पनामा स्टैंड ऑफ को एक वार्निंग की तरह देखा है कि कैसे एक छोटा देश दो सुपर पावर्स के बीच एरिया ऑफ कंपटीशन बन सकता है। और कल को अगर कोई ऐसा सिनारियो हॉर्मुज या मलाक्का में बने तो इंडिया किस साइड खड़ा होगा? तो ये सिर्फ पनामा की कहानी नहीं है, ये एक प्रीव्यू है कि 21वीं सेंचुरी में ट्रेड रूट्स कैसे जियोपॉलिटिक्स का नया बैटलफील्ड यहाँ पे बन चुके हैं। चलिए अब वापस चलते हैं जनवरी 2025 में। अपने इनॉग्रेशन स्पीच में ही ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था, वी गेव इट टू पनामा एंड वी आर टेकिंग इट बैक। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कि चाइनीज गवर्नमेंट सीधे कनाल को चला रही थी। जो कंपनीज वहाँ ऑपरेट कर रही थी वो प्राइवेट या सेमी स्टेट कंपनीज थी, ना कि डायरेक्ट बीजिंग का कंट्रोल। लेकिन ट्रंप के लिए परसेप्शन ही काफी था। 2 दिन बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए सीधे पनामा पहुंच जाते हैं। वहां जाके वो वार्निंग देते हैं, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ तो यूएस नेसेसरी मेजर्स लेगा। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में पनामा अपना ऑडिट शुरू कर देता है हचिंसन पोर्ट के ऑपरेशंस का। और बड़ा ट्विस्ट, पनामा अपनी मर्जी से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल जाता है और अप्रैल 2025 में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें यूएस को पनामा के 3 की मिलिट्री फैसिलिटीज तक एक्सेस मिलता है। रॉडमन नेवल स्टेशन, हार्वर्ड एयरफोर्स बेस और क्रिस्टोबन कोलन नेवल एयर बेस। यानी सिर्फ 100 दिन के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों मोड में प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। एंड अब यही प्रेशर काम कर जाता है। मार्च 2025 में एक बॉम्बशेल अनाउंसमेंट आती है। सीके हचिंसन, वही हांगकांग बेस्ड कंपनी जो बल्बोआ और क्रिस्टोबल पोर्ट्स चला रही थी, अपना पूरा ग्लोबल पोर्ट्स बिजनेसेस यहाँ पे बेचने का ऐलान करती है। टोटल 43 पोर्ट्स 23 कंट्रीज में एक ब्लैक रॉक लेड कंसोर्टियम को। डील वैल्यू लगभग $22.8 बिलियन। इस कंसोर्टियम में सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं था, साथ ही ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी यानी एमएससी से जुड़ी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पनामा पोर्ट्स कंपनी में 90% स्टेक, मतलब वही बल्बोआ और क्रिस्टोबल पोर्ट्स जो कैनाल के दोनों एंड पर हैं, अब सीधा अमेरिकन इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में आ जाते। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक मैसिव पॉलिटिकल विन था। बिना एक गोली चलाए, बिना एक ट्रीटी तोड़े,
सिर्फ मार्केट प्रेशर से। चाइना का स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड खत्म हो रहा था। लेकिन दोस्तों, बीजिंग चुप नहीं बैठती। चाइना का रिएक्शन तुरंत आता है। उनके मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स की इस डील को काउटोविंग यानी अमेरिका के आगे झुकना बोलते हैं। और फिर शुरू होती है एक रेगुलेटरी वॉर। चाइना का मार्केट रेगुलेटर SAMR इस डील को अपने एंटी ट्रस्ट रिव्यू के दायरे में ले लेता है। मतलब डील को क्लोज होने के लिए बीजिंग की भी मंजूरी चाहिए होगी। जुलाई 2025 तक ब्लैक रॉक कंसोर्टियम के साथ एक्सक्लूसिव पीरियड खत्म हो जाता है और CK हचिंसन एक नया ट्विस्ट यहाँ पे देती है। वो ऐलान करती है कि वो एक चाइनीज स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर को भी कंसोर्टियम में शामिल करना चाहती है, जिसमें कॉस्को, चाइना की स्टेट ओन्ड शिपिंग जायंट का नाम सबसे ज्यादा सुना जाता है। मतलब जो डील कभी प्योरली अमेरिकन विन लग रही थी, वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज में बदलने लगती है। और एनालिस्ट साफ कह देते हैं ये डील 2025 खत्म होने तक क्लोज नहीं होगी। तो अब तक का स्कोर क्या है? ट्रंप ने प्रेशर डाला, डील हुई, लेकिन चाइना ने अपना वीटो पावर यूज करके डील को अटका दिया। एक तरह का स्टेलमेट। लेकिन फिर जनवरी 2026 में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। 30 जनवरी 2026 पनामा का सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाती है। CK हचिंसन का कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत वो बल्बोआ और क्रिस्टोबल पोर्ट चलाता रहा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये फैसला सीधा CK हचिंसन के शेयर को क्रैश कर देता है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के स्टॉक लगभग 5% गिर जाते हैं। और फिर कुछ ही हफ्तों में 23 फरवरी 2026 को पनामा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑफिशियली कैंसिल कर देती है। दोनों पोर्ट का इंटरिम कंट्रोल दिया जाता है मर्क्स की सब्सिडी APM टर्मिनल्स और MSC की टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को 18 महीने के अग्रीमेंट के तहत। यानी जो डील मार्च में अमेरिकन विन होती थी लेकिन चाइना के वीटो की वजह से अटक गई थी, वह अब एक पनामा कोर्ट के फैसले की वजह से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सच हो जाती है। चाइना का रिएक्शन, फॉरेन मिनिस्ट्री इस फैसले को अटली रिडिकुलस बोलता है और एक सीधी वार्निंग देता है, पनामा को हेवी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्राइस चुकानी पड़ेगी अगर वो अपना फैसला नहीं बदलता। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था दोस्तों, ये एक धमकी थी। और अगले ही महीने चाइना अपनी बात सच कर दिखाता है। मार्च 2026 से एक अजीब सा पैटर्न यहाँ पे शुरू होता है। चाइना अपने पोर्ट्स पर पोर्ट स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्शंस के नाम पर अचानक से पनामा फ्लैगशिप को बड़े पैमाने पर रोकना शुरू कर देता है। नंबर्स देखिए दोस्तों, जनवरी में सिर्फ 25 पनामा फ्लैगशिप्स चाइना में डिटेन हुए थे। फरवरी में ये नंबर और भी कम था, सिर्फ 20। लेकिन मार्च में अचानक ये नंबर 91 पे पहुंच जाता है और अप्रैल तक 136 जहाज। शिपिंग इंटेलिजेंस फर्म BRS के मुताबिक ये 2025 का एवरेज से 6.4 गुना ज़्यादा था। मतलब इन 2 महीनों में जितने भी शिप्स पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में डिटेन हुए, उनमें से आधे से ज़्यादा सिर्फ चाइना में, और सिर्फ यहाँ पे पनामा फ्लैगशिप थी। US फेडरल मेरीन टाइम कमीशन के चेयरपर्सन लॉरा डी बेला ने इसे सीधा बोल दिया कि चाइना पोर्ट स्टेट कंट्रोल को एक हथियार की तरह यूज कर रहा है, पनामा को पनिश करने के लिए। रूबिया ने इसे पब्लिक में बुलिंग बोला। और अप्रैल 29, 2026 को एक रेयर चीज होती है। बोलीविया, कोस्टा रिका, गुयाना, पैराग्वे, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और US सब मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं पनामा के सपोर्ट में और चाइना के इकोनॉमिक रिटेलिएशन के खुलेआम निंदा करते हैं। इसी के साथ साथ चाइना अपने स्टेट कंपनीज को बोलता है कि पनामा में नए प्रोजेक्ट्स पर बातचीत रोक दो और शिपिंग कंपनीज को सजेस्ट करता है कि वो कार्गो पनामा से रीरूट करें। ये सब कुछ दिखाता है दोस्तों, जब डिप्लोमेसी फेल होती है तब इकोनॉमिक वेपन्स निकल आते हैं। और इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान उन छोटी शिपिंग कंपनीज का हो रहा है जिनका इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा से कोई लेना देना नहीं है। अब इस बीच में एक नया टर्म जो है वो चलन में आया, डॉनरो डॉक्ट्रिन। ट्रम्प के नाम और पुराने मॉनरो डॉक्ट्रिन का मिक्स, जिसका मतलब है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भी आउटसाइड पावर, खासकर चाइना का इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस डॉक्ट्रिन के तहत अगस्त 2026 में डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ फिर से पनामा जाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि US के पास पनामा में बहुत लंबे समय के बाद इतने ज़्यादा ट्रूप्स हैं। ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, पनामैक्स ड्रिल्स, जिसमें 18 पार्टनर कंट्री शामिल होती हैं, और कार्टेल फाइटिंग ऑपरेशंस के नाम पर वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि पुराने मिलिट्री बेसेस, पोर्ट शर्मन, रॉडमैन नेवल स्टेशन, होवर्ड एयरफोर्स बेस, इन्हें रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पनामा अपनी लाइन क्लियर कर देता है। पनामा के सिक्योरिटी मिनिस्टर साफ कह देते हैं, हम परमानेंट मिलिट्री बेसेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट मुलिनियो भी इस बात को दोहराते और इस बीच लीगल बैटलफील्ड भी गर्म है। CK हचिंसन ने पनामा के अगेंस्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी।
पहले $2 बिलियन की कंपनसेशन क्लेम के साथ और फिर अगस्त 2026 में एक और $1.5 बिलियन के डैमेजेस क्लेम के साथ। उन्होंने मिज़क के अगेंस्ट भी केस डाला है, ये क्लेम्स करते हुए कि उनका बिजनेस यहाँ पे अनलॉफुली ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ एक पूरा लीगल जंग जो है वो चल रही है, कोर्ट रूम्स में, जहाज के डेस्क पे और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स में, सब एक साथ। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरी ड्रामा के बीच में कनाल खुद कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिस्कल ईयर 2025 में यानी अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक पनामा कनाल में अपनी सबसे ज़्यादा कमाई की, $5.7 बिलियन, जो पिछले साल से 14.4% ज़्यादा थी। इसमें से लगभग $2.965 बिलियन सीधे पनामा के नेशनल ट्रेजरी में गया। 13,404 शिप्स ने इस साल कनाल क्रॉस किया और एवरेज टोल $6,50,000 पर शिप। बड़े कंटेनर्स के लिए ये फिगर $2 मिलियन तक भी पहुंच सकता है। फिस्कल 2026 के पहले 9 महीनों में भी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू हुई, 10,726 ट्रांजिट, जो पिछले साल से 5.2% ज़्यादा है, और कार्गो टोनेज में 7.2% की ग्रोथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अप्रैल 2026 में जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था कुछ दिनों के लिए, तब पनामा कैनाल का ट्रैफिक अचानक 10% बढ़ गया, क्योंकि शिपिंग कंपनीज ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ रही थी, खासकर LNG कैरियर्स। लेकिन दोस्तों, एक रिस्क हमेशा बना रहता है, पानी की कमी। 2023 में सीवियर ड्रॉट की वजह से गाटुन लेक, जो कैनाल को पानी सप्लाई करती है, बहुत नीचे चली गई थी। डेली ट्रांजिट 36 से 38 घटकर सिर्फ 18 रह गई थी, एक रिकॉर्ड लो था ये। 2025 में अच्छी बारिश ने हालात सुधार दिए और अब 2026 में अथॉरिटी फिर से ड्राई सीजन के लिए ड्राफ्ट लिमिट्स पर काम कर रही है, प्रिकॉशन के तौर पर। यानी इस कनाल का फ्यूचर सिर्फ जियोपॉलिटिकल पर नहीं बल्कि क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। बट अब वापस आते हैं उस सवाल पे कि इंडिया का इससे क्या मतलब है। पहली बात, प्रेसिडेंट। अगर यूएस एक छोटे से देश पनामा पर इतना डायरेक्ट इकॉनमी और मिलिट्री प्रेशर डाल सकता है सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट कंट्रोल करने के लिए, तो कल को दुनिया के दूसरे चोक पॉइंट्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। और इंडिया खुद भी हॉर्मुज और मलाक्का जैसे चौक पॉइंट्स पर निर्भर करता है। दूसरी बात, चाइना का पैटर्न, पनामा फ्लैगशिप्स को टारगेट करना या पेरू के चांसे पोर्ट जैसी चाइनीज इन्वेस्टमेंट को यूएस स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ना, ये दिखाता है कि जो भी कंट्री किसी भी सुपर पावर का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनती है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर खुद एक लेवरेज पॉइंट यहाँ पे बन जाती है। ये भारत के लिए एक सीख है, अपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स जैसे ईरान का छाबार पोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतर डिप्लोमेटिक कुशनिंग चाहिए होगी। तीसरी बात है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। यही वजह है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि हम ऐसे एक सिंगल चोक पॉइंट पर पूरा डिपेंड ना करें, चाहे वो मलाक्का हो, हॉर्मुज हो या सुएज। तो दोस्तों, पनामा कैनाल की ये जंग सिर्फ एक दौर की खबर नहीं है, ये एक प्रीव्यू है कि अगर इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं मजबूत करता तो कल को हम भी ऐसी किसी जंग के बीच में फंस सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये स्टैंड ऑफ का एंड कैसे होगा। क्या C.K. हचिंसन फाइनली कॉस्को को अपने कंसोर्टियम में शामिल करके चाइना को मना पाएगी? क्या यूएस पनामा में परमानेंट मिलिट्री बेस वापस बना पाएगा, जबकि पनामा साफ मना कर रहा है? और क्या ये शिप डिटेंशन वाली जंग कभी रुक पाएगी, या ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा ये सब कुछ? एक बात तो कंफर्म है, पनामा कैनाल अब सिर्फ एक शिपिंग रूट नहीं रहा, ये बन चुका है एक सिंबल इस बात का कि 21st सेंचुरी की सुपर पावर राइवलरी टैंक्स और मिसाइल से नहीं बल्कि पोर्ट्स, टोल्स और ट्रेड रूट से लड़ी जाती है। और जब तक ये जंग चलती रहेगी, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इंक्लूडिंग इंडिया की इससे प्रभावित जरूर होगी। अगर आपको लगता है कि इंडिया को अपनी खुद की स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम यहाँ पे चंसाई पोर्ट या इंडिया के छाबार पोर्ट पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएं तो नीचे लिख के बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।